आपकी स्माइल बता रही है। कैसा रहा रिएक्शन जब रिजल्ट आया? सर पहला रिएक्शन तो रोना था। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इफ आई गेट इनटू द लिस्ट तो शायद मैं पहले रोऊंगी। लास्ट अटेम्प्ट था यार आपका, आपने बताया भी सही कि बीच बीच में मुझे काफ़ी डिमोटिवेशन भी आया, ऐसा लगा कि शायद आई एम नॉट मेड फॉर दिस एग्जाम। तो कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रखते थे? मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनका देखो बार बार प्री नहीं क्लियर हो पाता, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? आप पढ़ते रहिए क्योंकि आपको नहीं पता आपका कब कौन से अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स निकले, और जिस अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स निकले आप आईएएस बन जाए। सो मतलब कोई ऐसी चीज़ आप बताओगी, हाँ भाई सिलेक्शन से पहले मैंने ये सोच के रखी थी कि ये सिलेक्शन एक बार हो जाएगा तो उसके बाद मैं वो करने वाली हूँ। सर आई वांट टू ट्रैवल बहुत सही नेक्स्ट। है। प्रिया बहुत बहुत मुबारक हो आपको। रैंक 42। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आपकी स्माइल बता रही है। कैसा रहा रिएक्शन जब रिजल्ट आया? सर पहला रिएक्शन तो रोना था। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इफ आई गेट इनटू द लिस्ट तो शायद मैं पहले रोऊंगी। दैट इज व्हाट हैपेंड। रैंक बहुत बढ़िया है प्रिया आपकी, और सबसे बड़ी बात मुझे बताया गया आपका आखिरी अटेम्प्ट था, है ना? Yes, sir. It was my last attempt and the first prelims that I could clear. अच्छा, पहला ही प्रीलिम था जो आपने क्लियर किया? Yes, sir. पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू था और पहली रैंक। अरे, मुझे तो यार सही बताऊं तो ना प्रिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं और एक बात बोलते हैं कि सर मेरा प्री नहीं क्लियर हुआ तो बाकी तो क्या ही क्लियर होंगे। वो मतलब यूं सोचते हैं कि इट इज लाइक लेवल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। उनको कई बार ऐसा लगता है उनको। Yes, sir. I was one of those students क्योंकि 5 बार prelims फेल करना और उसके बाद एक आईएएस रैंक एक्सपेक्ट करना। सो यस सर, मतलब मेरे लिए तो सबसे बड़ा जो हर्डल था इस जर्नी का, वो अब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ प्रीलिम्स ही था। लेकिन आज प्रिया देखो आपने साबित कर दिया, आप ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन हो जो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, अभी तक प्री नहीं क्लियर हुआ, तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है तैयारी में। तो यस आज आपकी जर्नी सुन के उनको लगेगा कि नहीं यार, ऐसा नहीं है कि मतलब प्रीलिम इज जस्ट स्टेज, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बार में सब कुछ ही क्लियर हो और बढ़िया भी रैंक आया है। बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कैसी जर्नी रही, अब शुरुआत करते हैं, कैसी जर्नी रही आपकी? कब सोचा आपने तैयारी करने का? सर एक्चुअली मैंने 2019 में सोचा था कि मैं तैयारी करूंगी। 2020 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट तो आई वुड से कि बहुत ज्यादा प्रेपरेशन के साथ नहीं दिया था। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे नहीं देना चाहिए था वो अटेम्प्ट। देन 21 में भी मैंने थोड़ा पढ़ के दिया, बट प्रीलिम्स से काफी मार्जिन से मेरा 21 वाला अटेम्प्ट भी रहा था। 22 में मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरा हो जाएगा प्रीलिम्स, बट 22 का प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। देन 23 में मैं लेस देन 1 मार्क से प्रीलिम्स में रह गई। अच्छा, सिर्फ एक नंबर से? एक नंबर से भी कम था सर, 0.66 कुछ ऐसे मार्जिन ओ से मैं। भाई, बहुत दुख हुआ होगा उस टाइम तो। सर उस टाइम पे मुझे लगता था मे बी शायद आई एम नॉट मेड फॉर इट, मतलब मुझे। और उसके बाद 24 में भी आई कुडंट क्लियर, और 24 में भी बहुत कम मार्जिन था, बट 24 का मैं पेपर ही ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी प्रीलिम्स का। मतलब आई गॉट वेरी पैनिक्ड, और तब मुझे लगा था कि मे बी शायद सारे स्टार्स अलाइन होने चाहिए ये एग्जाम क्लियर करने के लिए, और मेरे स्टार्स अलाइंड नहीं है। बट देन मुझे लगा कि इतना सब कुछ इस जर्नी को दे दिया है तो फिर एक अटेम्प्ट क्या ही है, वो भी दे ही देते हैं, इसको क्यों छोड़ना है। ला, आपने लास्ट बॉल पे 6 मार दिया। तो सो यस। प्रिया मुझे ये बताओ, आपका मतलब कि जैसे लास्ट अटेम्प्ट था यार आपका, आपने बताया भी सही कि बीच बीच में मुझे काफी डिमोटिवेशन भी आया, ऐसा लगा कि शायद आई एम नॉट मेड फॉर दिस एग्जाम। तो कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रखते थे? मतलब लास्ट अटेम्प्ट तक आप पहुंचे, कैसे मोटिवेट रखते थे आप? क्योंकि प्री बार बार क्लियर नहीं होना, फिर अपने आप को संभालना, दोबारा तैयारी में लगना। सर एक्चुअली आई वाज अ वर्किंग कैंडिडेट, सो मैं एसएससी सीजीएल के थ्रू आई एम वर्किंग एज एन अकाउंटेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मेरे पास टाइम का हमेशा क्रंच होता था, तो मैं कहीं ना कहीं अपने दिल को समझा लेती थी कि मे बी शायद मेरी पढ़ाई में कुछ कमी होगी, मैं और पढ़ूंगी। एंड देन वो जो स्ट्रगल था उसमें पेरेंट्स का सपोर्ट, सब फैमिली का गाइडेंस, आई नो आई रिमेम्बर माय मदर यूज्ड टू कम एंड लिव विद मी आफ्टर एवरी फेलियर। प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद
मुझे लगता था पता नहीं मुझे दोबारा अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बट मेरी मम्मी आके खड़ी हो जाती थी कि नहीं नहीं तू अटेम्प्ट दे एंड दे तो मुझे लगता था यार कि वो पूरा घर वर छोड़ के एक सेकंड में दिल्ली आके मेरे साथ एक छोटे से कमरे में रह लेती हैं। तो उनका मतलब, तो मुझे तो क्या है ना, मुझे पढ़ना ही है ना, आई एम प्रोवाइडेड विद एवरीथिंग, आई जस्ट हैव टू स्टडी। सो या आई वुड से माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, दे वर द गाइडेंस एंड दे वर द मोटिवेटिंग फैक्टर। बहुत बढ़िया। आज आंटी जी साथी हैं आपके, मतलब उनको तो बहुत खुशी हुई होगी जैसे ही उनको पता लगा, अरे बढ़िया जबरदस्त, पहली बार में 45 रैंक, मतलब पहला मेंस पहला इंटरव्यू और 45 रैंक। हाँ सर, मतलब मुझे लगता है कि ऐसे आधे घंटे तक तो मेरी मम्मी, मुझे लगता है कि इसमें जितनी स्ट्रगल मेरी थी ना, उससे बहुत ज्यादा उसका जो क्रेडिट है और जो स्ट्रगल का जो पार्ट था वो मेरी मदर का था, बिकॉज शी वॉज द वन। जो मैं तो मॉर्निंग में मैं मुझे मेरे पास टाइम क्रंच होता था, तो आई यूज टू वेक अप एट 4 इन द मॉर्निंग। तो मुझे उठाने के लिए मुझसे 15 मिनट पहले, सुबह 4 बजे से भी 15 मिनट पहले, शी यूज टू वेक मी अप। और अकेले एक छोटे से कमरे में, आप सबको पता है ORN के रूम्स कैसे होते हैं, बिल्कुल। so she used to live with me, she used to stay with me, और पूरे टाइम she was standing like a pillar of support कि it's okay, कोई बात नहीं, नहीं भी होगा तो क्या होगा। बिल्कुल सही। और प्रिया एक बात बताओ, अभी मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनका देखो बार बार प्री नहीं क्लियर हो पाता है, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे, मतलब दोनों एस्पेक्ट, एकेडमिक एस्पेक्ट से भी और थोड़ा इमोशनल एस्पेक्ट से भी, क्या बोलना चाहोगे आप उनको? सर मुझे लगता है कि प्रीलिम्स काफी ज्यादा, प्रीलिम्स दी डे का गेम है, सो यू हम्म। हैव टू स्टे काम। और जो जो दी डे पे जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं उनको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी चाहिए। और आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपका कब कौन से अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स निकले, और जिस अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स निकले आप IAS बन जाए। सो डू नॉट लूज होप, बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिसको नहीं पता था 2025। आई रिमेम्बर 2025 के प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले आई वाज वेरी स्केर्ड। मुझे मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे थे सारी कीज से, बट स्टिल आई वाज वेरी स्केर्ड, क्योंकि मुझे वो नो मैचेस फाउंड देखने की आदत हो गई थी उस PDF में। तो तो या इफ आई कुड डू इट, सो बहुत बहुत डर लगता है, सही बता रहा हूँ, हाथ कांपते हैं रिजल्ट देखते हैं तो, और वो मतलब सपने में भी वो नो मैच फाउंड वाला आता है ना, तो नींद खुल जाती है, सही बता रहा हूँ मैं। कंट्रोल ऐप करके सर्च किया, नो मैच फाउंड। यस, दिस इज अ वेरी फनी थिंग। आज जब रिजल्ट आया, मैं जब अपना रिजल्ट चेक कर रही थी, मैंने प्रिया डाला तो देयर वर 15 मैचेस। मैंने प्रिया अच्छा। सिंह डाला, सो देयर वाज वन मैच एंड आई वाज वेरी स्कैर्ड टू पुट चौहान। मुझे ऐसा लग रहा था ये 1-0 ना हो जाए। So, I was very scared. So but then whatever मेरा happens for good, and I just, मेरा बिलीफ काफी स्ट्रेंथन हो गया इस चीज में कि आपको किस्मत से पहले और किस्मत से ज्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता। सो इफ यू वर्क हार्ड, you'll get it. बहुत सही कहा आपने। और प्रिया एक बात बताओ, अब कि पहली बार में ही, मतलब मैं तो मेंस का तो आपका पहला ही अटेम्प्ट था, यूं मान के चलो, पहली बार में ही आपने मेंस क्लियर किया, जबकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो मेंस के साइकिल में फंस जाते हैं, बार बार मेंस दे रहे हैं, मेंस नहीं निकल रहा। यस तो सर। मेंस में क्या बढ़िया किया आपने? सर मैंने बहुत ही अपनी जो स्ट्रैटेजी थी उसको बहुत ही कंसाइज रखा। मैं वही जो बेसिक चीजें जो हर टॉपर सजेस्ट करता है, मुझे फर्स्ट टाइम मेंस लिखने का मौका मिला तो मैंने भी वही किया। मैंने अपने सोर्सेज को लिमिट करके बस आई यूज टू रिवाइज देम। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए और मैंने आंसर राइटिंग काफी ज्यादा की। मैंने टेस्ट कम लिखे, बट आई यूज टू राइट डेली PYQs। मतलब मैं ऐसे फुल लेंथ टेस्ट कम, क्योंकि मेरे पास मेरा फर्स्ट मेंस था, और बहुत फर्स्ट मेंस लिखना अपने आप में काफी, मुझे लगता है, ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता है, और इस बार हमारे बिल्कुल। पास टाइम भी कम था। सो मैंने फुल हम्म। लेंथ मॉक टेस्ट तो कम ही लिख पाई थी मैं, पर मैं हाँ हाँ। डेली PYQs और डेली आंसर राइटिंग में काफी मैंने वेहेमेंटली उस चीज को फॉलो किया। मैंने अच्छा डेली। एक बात तो, प्रिया आप जैसे अभी मान लो जॉब के साथ में तो बहुत तैयारी करना मुश्किल हो जाता है ना? यस तो यस। जॉब के साथ में मुश्किल हो जाता है, तो आपने कैसे टाइम मैनेज किया? बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो बोलते हैं कि सर बताओ टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे कि जॉब के साथ कैसे मैनेज करें? सर मुझे ऐसा लगता था कि इवनिंग्स में ऑफिस से आने के बाद मैं काफी, कोई भी इंसान बहुत फिजिकली भी एग्जॉस्ट हो जाता है और बहुत मेंटल एग्जॉस्शन भी होता है। तो मैं अपने आवर्स निकालने की कोशिश करती थी मॉर्निंग में। सो आई यूज टू वेक अप अर्ली, और जो भी, अगर मैं 4 बजे उठ रही हूँ, 4 बजे से 9 बजे तक, 10 बजे तक, वो जो मेरा स्ट्रेच होता था,
वो मुझे लगता था बहुत प्रोडक्टिव होता है, कि उस टाइम पे कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है और या फ्रेश, तो उस टाइम पे मैं वो उसको काफी डेडिकेटेडली मैं उस टाइम को, मॉर्निंग के टाइम को यूज करती थी। और बाकी वीकेंड्स पे मैं जितना हो सकता है उतना टाइम निकालने की कोशिश करती थी, और इवनिंग्स में जितना थोड़ा बहुत जो भी हो पाता था वो टाइम देने की मैं कोशिश करती थी। और एक बात बताओ, जैसे अब जॉब के साथ साथ नोट्स बनाने का टाइम मिल जाता था आपको कि, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन होता है कि नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, तो सर क्या लगता है आपको? प्रीलिम्स के लिए तो सर मैंने प्रीलिम्स के लिए तो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स ही रेफर करी थी। बाकी मेंस के लिए मुझे लगता है नोट्स बनाना इज हेल्पफुल, क्योंकि आप इनिशियली आपने नोट्स बनाने में अगर टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो आप रिविजन में आपको टाइम कम लगेगा। तो और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो ऐसा नहीं है कि नोट्स बनाना ऐसा मैंडेटरी है, बहुत सारे लोग नोट्स नहीं भी बनाते हैं, बट आपको फिर रिविजन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। सो ये वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अगर आपने नोट्स बनाने में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको बाद में रिवीजन में हेल्प मिलेगी। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लोगे सेम चीज को। सो ये तो पर्सनल कॉलिंग है सर, मैं बिल्कुल भी। हम्म। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि हाँ भाई बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, राइट? यस सर, यस सर। और आपको ये नहीं लगा कि प्रिया की हाँ कि लास्ट अटेम्प्ट है, ब्रेक लेना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यूं लगता है लगातार अटेम्प्ट ले रहे हैं, ब्रेक लेना चाहिए, मतलब कैसी फीलिंग थी? लास्ट अटेम्प्ट था और लग रहा था कि यार इस बार नहीं हुआ तो मेरा पूरा जो ड्रीम है वो खत्म। बहुत ज्यादा सर प्रेशर होता मुझे है लास्ट। सर मुझे प्रीलिम्स में मुझे ऐसा लगता था कि मतलब आई डिड व्हाटएवर आई कुड हैव डन। तो मुझे लगा था कि मैं कुछ ऐसा नया नहीं कर पाऊंगी अगर मैं ब्रेक भी ले लूं। तो इसलिए मुझे लगा नहीं कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए। और थोड़ी जर्नी मेंटली एग्जॉस्टिंग भी हो जाती है। सो आई थॉट कि जस्ट लेट्स जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट एंड सी व्हाट हैपेंस। ये आपने बहुत सही बोला प्रिया, कि मैं यही बोलता हूँ आपको। देखो यूं लगता है ना कि मेरा ये करना बाकी है जो कि मैं इतने टाइम में नहीं कर पाऊंगा, मतलब एक रीजन होना चाहिए ब्रेक लेने के लिए। सिर्फ इस वजह से ब्रेक लेना कि हाँ लगातार दे रहा हूं तो इसलिए ले लेता हूँ, वो मतलब एक ठोस रीजन नहीं हुआ, है ना? यस सर, बिल्कुल। हम्म। सही है। और वैसे एक प्रिया जो कॉमन क्वेश्चन होता है आजकल, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, मतलब चाहे सोशल मीडिया का देख लो चाहे इधर उधर का देख लो, तो आपने कैसे मतलब डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड किया? कैसे आप कंसंट्रेट फोकस कर पाते थे तैयारी में? सर मुझे लगता है जब हम मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं तो हमेशा एवरी डे कैनॉट बी द सेम डे। आप कुछ डेज, जब आप एग्जाम अप्रोच करता है तो आप 12 घंटे भी पढ़ते हो, एंड देयर आर डेज, इन फैक्ट देयर आर मंथ्स, मतलब मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के फेलियर के बाद ऐसे ऐसे महीने भी जाते थे जब मैं, व्हेन यू आर नॉट एट ऑल स्टडिंग, मतलब यू आर नॉट इन दैट मूड। सो वो सीजन टू सीजन वेरी करता था। जब एग्जाम का सीजन अप्रोच करता है तो एवरीथिंग एल्स टेक्स अ बैक सीट, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कुछ भी हो। मतलब ऑब्वियसली एवरीबडी हैज टू मेक सैक्रिफाइसेस बिकॉज दिस इज अ बिग एग्जाम। बट ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं कोई आइसोलेशन में रही हूँ पिछले इतने सालों में। आई used to go out with friends, with family and everything. I used to enjoy my time also. और जब एग्जाम अप्रोच करता था तो तब हाँ थोड़ा आइसोलेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे यू नीड टू पुट इन दोज आवर्स। हाँ सही का बैलेंस होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आईएएस की तैयारी करने वाले जो लोग हैं पूरा साल ही आइसोलेट रहते हैं। टाइम टाइम की बात है, जब एग्जाम दूर है तो थोड़ा एग्जैक्टली बैलेंस सर। करो, और है इट्स ना? जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं उनके लिए ये थोड़ा सेंस भी बनाता है सर। बट जब इतने अटेम्प्ट्स लग जाते हैं तो आप 7 साल लगातार कॉन्टिन्यूसली नहीं पढ़ते रह सकते हैं, तो आप बीच बीच में ब्रेक्स लेते हैं। सो दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू ऑल्सो। मैं भी ब्रेक्स लेती थी बीच बीच में जब एग्जाम हम्म। अप्रोच करता था, तो आई यूज्ड टू पुट इन मोर आवर्स एंड दैट्स इट। बहुत सही है। और एक चीज प्रिया मुझे ये बताओ, मतलब कोई ऐसी चीज आप बताओ कि हाँ भाई सिलेक्शन से पहले मैंने ये सोच के रखी थी कि ये सिलेक्शन एक बार हो जाएगा तो उसके बाद मैं वो करने वाली हूँ, कुछ ऐसा, सर अब वो टाइम आ गया है? सर आई वांट टू ट्रैवल। अभी तक मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि एग्जाम के बाद भी मुझे, जैसे ही मैं एग्जाम देती थी उसके बाद मुझे ऑफिस ज्वाइन करना पड़ता था, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया पूरी जर्नी में। या तो मतलब मैं इस साइकिल में ही फंसी रही, या तो ईदर इट वाज एग्जाम और एग्जाम खत्म होते ही आई यूज्ड टू रीजॉइन द ऑफिस। सो मैं उसमें ही जगल करती रह गई। तो मैं, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, ये लगता है मुझे कि ये सबसे बड़ा सैक्रिफाइस था मेरा।
So now I want to travel for चलो the बहुत next. सही है। अब तो पूरा ट्रेवल करने का मौका मिलेगा प्रिया। और Yes. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखो आज तो रिजल्ट अभी आया ही है, और मैं चाहता हूं बल्कि आपके साथ बैठ के डिटेल से हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करें, आपने क्या क्या किया, और जो भी मतलब आपकी जर्नी रही, थोड़ा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिटेल से बैठ के डिस्कस करेंगे। लेकिन आज Yes. अभी भी रिजल्ट आया है तो डिटेल से आपको भी बताने का थोड़ा वो मजा नहीं आएगा कि हाँ भाई, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Sure, sir. Sure. ठीक है प्रिया, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। Okay, sir. बहुत Thank बढ़िया you. लगा आपसे बात करके। Thank you so much, sir. Thank you. ओके, थैंक यू। Okay.